अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डॉक्टर सोफियाज़ यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आयशा है। क्वेश्चन आंसर सीरीज़ का ये हमारा दूसरा सेशन है जिसमें हम मज़ीद अपने व्यूअर्स के क्वेश्चंस के आंसर देना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सोफिया, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। जी डॉक्टर सोफिया, तो शुरू करें। हाँ आई गेस हमारा पिछला सेशन बहुत अच्छा रहा है, हमारे व्यूअर्स को उनके जवाब मिल गए होंगे। इसी तरह आपकी मुख्तलिफ वीडियोस पे और भी क्वेश्चंस थे। तो एक व्यूअर है आपकी जो जानना चाहती हैं कि उनके हार्मोन्स बहुत हाई थे, मेनोपॉज की रेंज में जा रहे हैं, वो पीरियड्स के लिए मेडिसिन लेती हैं। वो जानना चाहती हैं कि क्या इसके बाद ओव्यूलेशन हो जाती है और क्या वो कंसीव कर सकती हैं इस दौरान भी? आयशा, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन होती हैं जिनके हार्मोन लेवल्स मेनोपॉजल रेंज में आने शुरू हो जाते हैं और इन ख़वातीन को पीरियड्स आने भी बंद हो जाते हैं। अमूमन ये ख़वातीन मेडिसिन लेती हैं जिससे इनको मंथली साइकिल आ जाता है। अब इनमें से ज़्यादा ख़वातीन को ओव्यूलेशन नहीं होती और यही वजह होती है कि इनको पीरियड्स भी नहीं आते। इन ख़वातीन में प्रेगनेंसी होना मुश्किल होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता। ठीक है, इस तरह की ख़वातीन को हम अक्सर कुछ मेडिसिन पे डालते हैं जिसकी वजह से इनकी ओवरीज़ में अंडे बनाने की सलाहियत थोड़ी सी बेहतर होती है। बहुत ड्रामेटिक चेंज तो नहीं आता लेकिन थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाती है। बिल्कुल ठीक। और ये ख़वातीन कभी कभार प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं। चांसेस उसके कम होते हैं कि ये ख़वातीन प्रेग्नेंट हो, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता कि ये कभी प्रेग्नेंट हो। ऐसी ख़वातीन की जो एज होती है वो भी ज़्यादा होती है? कुछ ख़वातीन तो बहुत यंग एज में और छोटी उम्र में भी ये चीज़ हो जाती है क्या? जी जी, कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनको बहुत यंग एज में लाइक 30 के राउंड अबाउट के 20s में भी कुछ ख़वातीन होती हैं जिनको प्रीमेच्योर मेनोपॉज हो जाता है। और कुछ ख़वातीन नेचुरली ऐसी होती हैं जिनकी ओल्डर एज की होती हैं या जिन्होंने बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स कराए होते हैं। सो हाँ जी, कुछ ख़वातीन यंगर एज की भी होती हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है। अच्छा, ठीक हो गया। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इन व्यूअर का क्वेश्चन था कि आई हैव PCOS ऑन बोथ साइड्स, आई कांट गेट प्रेग्नेंट बिकॉज ऑफ PCOS, सो माई डॉक्टर सजेस्टेड मी टू डू अ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, व्हाट शुड आई डू, प्लीज़ टेल मी। देखिए, PCOS के लिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, हाँ जी, हम लोग कई दफ़ा मैं भी रेकमेंड करती हूँ पेशेंट्स को। ये वो ख़वातीन होती हैं जिनको बड़ा रेजिस्टेंट किस्म का PCOS होता है। ठीक हो गया। और स्पेशली जो स्लिम PCOS की पेशेंट होती हैं जिनका वेट भी ऑलरेडी कम होता है, फिर भी उनको PCOS की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती, कई दफ़ा हम इनको लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग का मशवरा देते हैं। और इसमें ये एक छोटा सा प्रोसीजर होता है जिसमें लेप्रोस्कोपी के ज़रिए ख़वातीन की जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं उनको हम लोग ड्रिल करते हैं। इस प्रोसीजर से इनके प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ते हैं। सो आपके सवाल का बेसिकली ये जवाब होगा कि ज़रूरी नहीं है कि आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़े, लेकिन कुछ ख़वातीन में हाँ जी PCOS के लिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी यानी चांसेस होते हैं कि लेप्रोस्कोपी के बाद पेशेंट कंसीव कर सकता है। हाँ जी, बिल्कुल होते हैं। और जिनको जैसे ज़्यादा देर हो जाती है शादी को तो उनको इस ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल जा सकते हैं, जाना चाहिए और डिस्कस करना चाहिए डॉक्टर के साथ। ठीक है, आपकी एक और व्यूअर है शनावर अली के नाम से। उनका बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि मंथली साइकिल नॉर्मल हो और अचानक से वो 40 डेज का हो जाए तो क्या उसको PCOS कहते हैं? हाँ जी, ये बहुत सारी ख़वातीन ऐसे होती हैं जो कहती हैं कि मुझे नॉर्मली तो पीरियड्स बिल्कुल ठीक आते थे लेकिन इस दफ़ा जो है मुझे 10 दिन ऊपर होके आ गए, 15 दिन ऊपर होके आ गए। और पीछे भी हो सकते हैं जी, कई दफ़ा पीछे भी हो जाते हैं जी बिल्कुल। तो देखिए, उसका मैं हमेशा ये ख़वातीन को कहती हूँ कि इंसान की बॉडी कोई मशीन की तरह नहीं होती। ठीक है, तो थोड़ी बहुत साइकिल में वेरिएशन नेचुरली नॉर्मल कंसिडर होती है और सिर्फ एक साइकिल में अगर आपके पीरियड्स थोड़े दिन ऊपर होके आए हैं तो इसको PCOS हम नहीं कहेंगे। अच्छा, आपकी एक और व्यूअर है जिनका बड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन है। उन्होंने पूछा कि उनकी ट्विन प्रेगनेंसी हुई थी, 3 मंथ के बाद उनका मिसकैरेज हो गया। ठीक है, तो वो जानना चाहती हैं कि उनका ब्लड ग्रुप जो था वो नेगेटिव था और जो हस्बैंड का था वो भी पॉजिटिव था। तो सबने उनको यही कहा कि शायद यही वजह है कि ब्लड ग्रुप मुख्तलिफ होने की वजह से उनका मिसकैरेज हो गया है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? ये बहुत सारे पेशेंट्स यही सवाल आयशा हमारे से क्लिनिक में भी पूछते हैं। बिल्कुल कि ब्लड ग्रुप मेरा डिफरेंट है, मेरे हस्बैंड का डिफरेंट है, मुझे मिसकैरेजेस हो जाते हैं। तो इसका जवाब ये है कि मिसकैरेजेस का पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप यानी कि हस्बैंड और वाइफ के ब्लड ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर हस्बैंड और वाइफ का ब्लड ग्रुप फ़र्क भी है तो बहुत सारे मेजॉरिटी कपल्स का ब्लड ग्रुप डिफरेंट ही होता है और उनको हेल्दी प्रेगनेंसी होती है, हेल्दी बच्चे होते हैं, तो उसका कोई लिंक नहीं है मिसकैरेज से। अच्छा डॉक्टर सोफिया, हमारे क्लिनिक पे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिन्होंने मतलब पाकिस्तान में नहीं रह रहे होते और उन्होंने आउट ऑफ कंट्री जाना होता है। वहाँ आपको पता ही होगा कि पेशेंट्स का चेकअप करवाना, रूटीनली चेकअप जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है। तो उनका एक क्वेश्चन था कि मैं फॉलोअप नहीं रख सकती डॉक्टर के साथ, तो मैं कंफ्यूज हूँ कि मेरा ओव्यूलेशन टाइम कौन सा होगा।
और मुझे पीरियड जो है वो सिर्फ 2 या 3 दिन रहते हैं, तो उस लिहाज से मुझे बता दें कि क्या हो सकता है मेरा ओवुलेशन टाइम। हाँ जी, देखिए मैंने फ़ीमेल्स को अपनी ओवुलेशन की डेट का बिल्कुल आइडिया होना चाहिए, स्पेशली वो ख़वातीन जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती हैं। और इसी सवाल को जवाब देने के लिए मैंने एक बड़ी डिटेल्ड वीडियो ओवुलेशन के ऊपर बनाई हुई है, और उसके अंदर मैंने मुख्तलिफ़ तरीके बताए हैं जिससे ख़वातीन अपनी ओवुलेशन की डेट का अंदाज़ा लगा सकती हैं। और अगर मैं आपको मुख्तसर तौर पर बताऊं तो उसका ये होता है कि जो ख़वातीन की साइकिल की ड्यूरेशन होती है, लेट से अगर एक औरत को 28 डेज़ के बाद पीरियड्स आ जाते हैं तो उसमें से 14 माइनस करें तो 28 माइनस 14 उनकी 14th डे जो है उनकी ओवुलेशन का डे होगा। अगर 30 डेज़ की साइकिल है तो 30 माइनस 14 16, सो 16th डे उनकी ओवुलेशन का डे होगा। ठीक है, ये तो बड़ा आपने आसान कर दिया इसको बताना, तो व्यूअर आई थिंक उनको पता चल जाएगा कि वो अपनी साइकिल डेट के हिसाब से निकाल सकते हैं अपने ओवुलेशन टाइम का। अच्छा, एक और हमारी है व्यूअर ज़ारा शरीफ के नाम से, उनका क्वेश्चन था कि एंडोमेट्रियोसिस को रिमूव करवा देना चाहिए या इसी के साथ प्रेगनेंसी की कोशिश करनी चाहिए। देखिए ये आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज एंडोमेट्रियोसिस एक बड़ा ही कॉमन फीमेल्स का गायनेकोलॉजिकल इशू है। ठीक है, और इसमें ये होता है कि एंडोमेट्रियोसिस का साइज़ हम लोग देखते हैं, अगर तो बहुत बड़ा एंडोमेट्रियोमा है यानी कि बहुत बड़ी चॉकलेट सिस्ट है ख़वातीन में, चाहे एक साइड पे या दोनों साइडों पे, तो फिर उसको हम लोग अमूमन ख़वातीन को मशवरा देते हैं कि उसको रिमूव करवाएं। ठीक है, क्या ये पेन भी करती हैं? हाँ दोनों जी, साइड पे सिस्ट जी। होती हैं या अगर बड़ी बड़ी चॉकलेट सिस्ट होती हैं तो इन ख़वातीन को यूजुअली पीरियड्स में बहुत सिवियर पेन होती है। अच्छा, ठीक हो गया। तो आपके कहने का मतलब है कि अगर ये बड़ी हो तो इसको रिमूव करवा देना चाहिए। हाँ जी, अगर बहुत बड़ी हो तो प्रेगनेंसी इन ख़वातीन को होने में दुश्वारी पेश आती है और बेहतर होता है कि वो इन सिस्ट्स को रिमूव करवाएं। थैंक यू सो मच डॉक्टर सोफिया। आज का हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन बहुत अच्छा रहा है। आई होप कि हमारे व्यूअर्स को उनके जवाब मिल गए होंगे। कुछ और अगर आप कहना चाहती हैं अपने व्यूअर्स को तो प्लीज़ कह दीजिए। हाँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ अर्सा बीच में 3 to 4 मंथ्स में वीडियो नहीं बना पाई। मैं कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से रेगुलर बेसिस पे वीडियोस नहीं बना रही थी, लेकिन अब मैंने दोबारा से वीडियोस बनाना शुरू किए हैं और रेगुलरली इंशाल्लाह हम डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बना के अपलोड करेंगे। और मैं कोशिश करूँगी कि अब रेगुलरली आपके जो मेरी वीडियोस पे कमेंट्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, हम जैसे जैसे वो क्वेश्चंस जमा होते जाएंगे हम सेशन वाइज उनका जवाब भी इंशाल्लाह देते रहेंगे। थैंक यू। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इस पर कमेंट्स करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।